Good afternoon. Namaste. नमस्कार. सत श्री अकाल. दोस्तों, आज का ये वीडियो कोल इंडिया के होने वाले इंटरव्यू के बारे में. As you know, few days back the results have come of the examinations held in January 2020, and now there is a third stage of interview, and the interview may be happened at any time, and therefore I thought it that I should put some video for my students who are aspirant for these positions in Coal India. Friends, to start with, what is our institution is doing? As you know, in the past we have seen, might have seen so many videos on interviews, classes. Presently we are conducting classes of FCI, Food Corporation of India. Now, today I will discuss about the interview to be held in Coal India. Before I go in the details, what to prepare, how to prepare, I will discuss about the notification according to which you have to prepare your documents. So friends, you know, there are 1326 total vacancies which are technical and non-technical. And today I am particularly talking about the non-technical positions like financial accounts, HR and marketing sales. And you know, there are 254 vacancies in finance accounts and HR 89 vacancy and marketing has 23 vacancies. Now friends, before I start about the interview, what is pre-interview preparation you have to do? इंटरव्यू से पहले आपको क्या तैयार करना है? तो मेरा कहना है कि इसमें एक छूट दी गई थी. There was a relaxation in this, that those candidates who are appearing for the graduate exams or next MBA exams, they could have also filled this form, provided their results are declared as on 31st July 2020. So friends, जिनके रिजल्ट 31 जुलाई तक आ गए होंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स उसके हिसाब से तैयार कर लें. अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने, उसमें आपको एकेडमिक्स के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं. फॉर एग्जांपल, आपको 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, उसमें भी अलग अलग ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए. उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसकी आपको मार्कशीट और डिग्री चाहिए. जिनके पास डिग्री नहीं हो, वो अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवा लें. अब आते हैं उसके बाद कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें रिलैक्सेशन है, रिजर्वेशंस हैं. उसमें आपके पास सेंट्रल के फॉर्मेट पे आपका रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए. पीएच के लिए आप जानते हैं डॉक्टर का सर्टिफिकेट जरूरी है. उसमें डिक्लेयर होना चाहिए कि आप 40% से ज्यादा आप में डेफिशिएंसी. तो ये हमने एक एलिजिबिलिटी के बारे में, जो आपको इंटरव्यू से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं. जिनको लास्ट मोमेंट में बच्चे कई बार इनमें से कई चीज नहीं होती हैं, तो उसमें लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेस आ जाता है. आज आप इसको तैयार कर लें, आप मालूम कर लें आपके पास क्या है. अगर आपके पास ओरिजिनल कोई इधर विधर है, मिसप्लेस है, तो उसकी डुप्लीकेट निकलवा लें.
अब प्रश्न आता है इसके बाद में कि इसके बाद आप इंटरव्यू की ड्रेस वगैरह, कई लोग उसी दिन ड्रेस नई पहन के जाते हैं। मेरा ये मानना है कि आप अपनी ड्रेस क्या पहन के जाएंगे वो पहले से तय कर लें। जो आपको कलर सूट होता है वो कलर आप पहन के जाएं, जिसके द्वारा आप अच्छे लगे वो पहन के जाएं, वो ड्रेस आप पहले से कर लें और एक बार पहन के उसको धो लें। तो ये आपकी पहले की प्री इंटरव्यू तैयारी है। अब इंटरव्यू के लिए और क्या तैयारी करनी चाहिए? What other things you need to prepare? What to prepare? So friends, the second point here comes. What can be expected questions in the interview? So what you have to prepare? And I feel whenever you are going to for interview for an institution, आप उस इंस्टीट्यूशन के बारे में पूरा पढ़ के जाएं। तो कोल इंडिया के बारे में आप पढ़ के जाएं। आपको पता होना चाहिए कोल इंडिया 1975 में जब ये कंपनी बनी थी, उसके बाद में जहां ये लिस्टेड कंपनी बनी है, 2010 में नवंबर में ये लिस्टेड हुई है। तो आपको इसकी एनुअल रिपोर्ट में सारा मिल जाएगा। तो आपको एक मेन डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए, एनुअल रिपोर्ट। उसमें आपके स्टार्टिंग में मिशन, विजन, इसकी वैल्यूज, ये सारी इसमें होगी। उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस इसमें होगी। तो आप एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़ लें। उसमें आपके अब आता है फाइनेंस के एंगल से क्या पढ़ा जाए। मैनेजर फाइनेंस जो है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, उनके लिए आपको बताया एनुअल रिपोर्ट के बहुत सारे इसमें डाटा होते हैं, जिसमें परफॉर्मेंस होती है। जिसमें परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जिसमें आपकी बैलेंस शीट होती है, जिसमें आपका कैश फ्लो होता है, जिसमें फंड्स फ्लो होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नोट्स ऑन अकाउंट्स। नोट ऑन अकाउंट्स, ये नोट्स ऑन अकाउंट्स आप तैयार करके जाइए कंपनी के बारे में। इसमें आपको सारी चीज मिल जाएगी, कंपनी ने क्या क्या चीजें, व्हाट इज द पॉलिसी दे आर अडॉप्टिंग, वो पॉलिसी आपको इसमें मिलेगी, परफॉर्मेंस इसमें मिलेगी। और एक होता है रेशियो। आप जानते हैं जब आप और क्लासें हमसे लेंगे तो आपको इसमें तैयार करना पड़ेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होते हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होते हैं, स्पेशल एक्टिविटी रेशियोज क्या होते हैं, टर्नओवर रेशियोज क्या होते हैं, सेल्स टर्नओवर क्या होता है, डेटर्स टर्नओवर क्या होता है, परचेज टर्नओवर क्या होता है। ये सारे रेशियोज आपके, ईपीएस क्या होती है, अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है, ये सारे रेशियो आपके इसमें आपसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और, वो है ट्रायल बैलेंस का। तो ट्रायल बैलेंस वो आपको इसमें दिया होगा, या आप पढ़े, आप इसके बारे में पढ़े। अब आता है इसके बाद में जॉब प्रोफाइल। देखिए अब आप देखते हैं जॉब प्रोफाइल। तो फाइनेंस अकाउंट की जॉब प्रोफाइल क्या है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अगर आपको फाइनेंस मैनेजर लगाया जाता है या फाइनेंस एंड अकाउंट्स में लगाया जाता है, तो आपको देखिए ये पोस्ट आपको पता होना चाहिए, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है। उसके बाद में इसका कंफर्मेशन होगा। तो ये भी मैं बता देता हूं कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग का ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 साल का है। इसमें आपको वो एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, ट्रेनिंग होगी, 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड है। उसके बाद 1 साल प्रोबेशन है, उस प्रोबेशन में 60,000 मिलेंगे, फिर आपका कंफर्मेशन है। उसके बाद में रेगुलर पे जो आपकी है वो 60,000 प्लस 140 की आपकी पे स्किल्स। तो आप देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपको क्या करना है, और आप जब कंफर्म हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे। अब प्रश्न आता है, इसकी जो है आपकी प्रोफाइल है, ये डिपेंड करती है आपकी पोस्टिंग के अनुसार। हो सकता है आप एक यूनिट में हो, क्योंकि आप जानते हैं कोल इंडिया की बहुत सारी यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स में लगा दिया जाए। हो सकता है आप रीजनल ऑफिस में लगा दिया जाए, हो सकता है आप इनके जोनल ऑफिस में लगा जाए, हो सकता है आप हेड ऑफिस में लग जाए, और अलग अलग जगह आपकी इनकी प्रोफाइल होगी। तो दोस्तों, प्रोफाइल कोई भी हो, काम कहीं भी हो, वो प्रोफाइल क्या होंगी। पहला बात, तो सबसे पहले आपको इस प्रोफाइल में क्या चाहिए। तो देखिए प्रोफाइल में आपको, मैं यहां आपको लिख देता हूं,
सबसे पहला आपको जॉब प्रोफाइल में क्या चाहिए? तो जॉब प्रोफाइल में आपको क्या चाहिए? सबसे पहला आपके जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनके बारे में आपको प्रोफाइल में आ सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो साहब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपको यहां पर क्या ध्यान रखना पड़े। आप जानते हैं हमारे यहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसके लिए फॉलो करने पड़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको याद आने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं आप इसकी जो प्रोफाइल है, इसकी एलिजिबिलिटी है, उसमें या तो आप सीएस होंगे या सीए होंगे या कॉस्ट अकाउंटेंट। तो आपको लोग ये अपेक्षा है आपसे, दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट यू मस्ट नो द इंडस आईएस, इंडस एएस। आपको आप जानते हैं इसको, पुरानी हिस्ट्री भी जानते हैं, नया भी जानते हैं और वर्तमान भी जानते हैं। वर्तमान में हमने जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है और हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इनका मर्जर करके और इंडस एएस बना दिए। तो इंडस एएस का नंबर 1 जो है आपको बहुत अच्छी तरह तैयार करना, यही है सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में काम आएगा। यही इंडस 1 आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद में आप क्या करेंगे? इसके बाद जॉब प्रोफाइल में हो सकता है आप डेली एंट्रीज करें, तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, कौन कौन सी बुक्स रखते हैं? और आप जानते हैं बुक्स का मतलब आजकल ऑनलाइन सिस्टम, एवरी डिपार्टमेंट ऑनलाइन। सो आपको जो यहां का जो कोर इंडिया का जो सॉफ्टवेयर है उसमें काम करना पड़ेगा और वो बुक्स उसी हिसाब से रखनी पड़ेगी। तो ये आपको बुक्स जो है उनकी एंट्री, बुक एंट्रीज कैसे की जाते हैं, हालांकि वो आपके लिए बहुत छोटा क्वेश्चन होगा, पर फिर भी अगर बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे की जाते हैं, तो गोल्डन रूल्स ऑफ एंट्रीज हैं जिसमें 3 प्रकार के अकाउंट्स के हिसाब से एंट्रियां की जाती, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द एक्सपेंडिचर, क्रेडिट द इनकम। ये आपको अकाउंटिंग एंट्रीज के रूल आने चाहिए। उसके बाद में आपको प्रिंसिपल्स आने चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और उसके बाद में मैंने आपको बता दिया इंडस एएस, ये आपको फाइनेंस में आपसे एक्सपेक्टेड है। अब उसके बाद में आप देखिए कि आपके यहां डेलीगेशन ऑफ पावर्स होती है, और डेलीगेशन ऑफ पावर्स एक्सपेंडिचर के लिए, तो जितने भी एक्सपेंडिचर्स है उनका अप्रूवल आपको करना पड़ेगा, अप्रूवल ऑफ एक्सपेंडिचर्स। अब अप्रूवल ऑफ एक्सपेंडिचर्स में क्या है साहब? हो सकता है आपके पास स्टाफ का काम आए, स्टाफ के टीए बिल्स है, स्टाफ के मेडिकल बिल्स है, स्टाफ के लीव ट्रेवल कंसेशंस हैं, पेरोल्स है, ये सारे आपके अप्रूवल एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, रेंट वगैरह, लाइट वगैरह, ये सारे अप्रूवल के आधार पर भुगतान किए जाते हैं, और जो भी भुगतान होगा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से। तो ये आपको अप्रूवल ऑफ एक्सपेंडिचर। उसके बाद में हो सकता है आप ऐसी पोस्ट को जहां आप फंड मैनेजमेंट करते, तो फंड मैनेजमेंट आपका पास में फंड्स मैनेजमेंट। अब यहां होता है कि हमारे पास कई बार लिक्विडिटी बहुत होती है, तो साहब उनका इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है, और आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट जहां करेंगे तो आपको अधिक से अधिक, इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? यू मैक्सिमाइज द इनकम, रिटर्न जो है मैक्सिमाइज करना। तो इसका मतलब है कि फंड्स कहां लगाए जाएं, ये गाइडेंस आपके डायरेक्ट आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पास की होगी। बोर्ड की पॉलिसी के अनुसार आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, और ये इन्वेस्टमेंट, ये फंड्स मैनेजमेंट का काम है। फंड्स मैनेजमेंट के बाद में आप हो सकता है आपके पास रेवेन्यू में आ जाए, इनकम में आ जाए, तो इनकम में कौन कौन सी आपकी इनकम्स जो है आनी चाहिए जो नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल आपके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं बैंकों में, उनका इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट आया या नहीं आया, इंटरेस्ट सही दिया कि नहीं दिया,
आपने जो है कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे, उनके इन्वेस्टमेंट आए, उनके बॉन्ड्स के इंटरेस्ट आए या नहीं आए। तो ये सारी इनकम का मैनेजमेंट, इनकम और रेवेन्यू। अब प्रश्न एक और आता है, अगर आपको एक एडवांस सी दी जाए, आप हेड ऑफ में लग जाए, तो सारा एक रिस्क मैनेजमेंट का पोर्टफोलियो है। तो रिस्क मैनेजमेंट, हालांकि मैनेजर अकाउंट्स, देखिए फाइनेंस अकाउंट्स में आप छोटी पोस्ट पे, अगर आप बड़ी पोस्ट पे हो जाए तो यहीं आपके पास एक बहुत बड़ी प्रोफाइल आती है, वो रिस्क मैनेजमेंट क्या। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है, देखिए रिस्क मैनेजमेंट में आजकल सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी रिस्क मैनेजमेंट, और आजकल ये टॉपिक सब जगह चलता है, सब जगह। क्या क्या रिस्क, तो देखिए आपके पास रिस्क क्लासिफिकेशंस में बता देता हूं कि आपके पास स्ट्रेटेजिक रिस्क होती है। स्ट्रेटेजिक रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क ये प्लानिंग की रिस्क है, प्लानिंग भी गलत हो जाए तो उसकी स्ट्रेटेजिक रिस्क है। इसके बाद एक होती है ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। और इसके बाद भी एक होती है आपके जो है कंप्लायंस रिस्क, कंप्लायंस रिस्क। ये आपका काम है, आपकी कंपनी साहब लिस्टेड कंपनी है, आपके साथ बहुत सारी कंप्लायंस, कॉर्पोरेट कंप्लायंस आपका सबसे बड़ा काम है। कॉर्पोरेट कंप्लायंस के लिए गाइडलाइंस है सेबी की, उनको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सीएसआर की कंप्लायंस है, कंप्लायंस में सीएसआर की कंप्लायंस है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लायंस। कंप्लायंस इसके बाद में आपका है फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। अब ये क्या होती है, देखिए मैं आपको बहुत बताता हूं, बहुत बड़ी कंपनी आपकी, 1,50,000 करोड़ की बैलेंस शीट है आपकी, 17,000 के आसपास आपका नेट प्रॉफिट है। इतनी बड़ी कंपनी बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करती है, और यहां पर आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज का है उसमें फाइनेंशियल रिस्क होती है। आज आपको पेमेंट करना, 3 महीने बाद में आप लोग, तो साहब आज ही उसका फॉरवर्ड बुक होगा, अदरवाइज आपको फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगी। तो ये आपकी जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये फॉरेन एक्सचेंज, इनसे संबंधित भी आपसे जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी प्रोजेक्ट रिस्क है, प्रोजेक्ट रिस्क ये शायद आप पे नहीं आए, फाइनेंस में नहीं आए, पर प्रोजेक्ट रिस्क मैं रिस्क बता रहा हूं इसलिए प्रोजेक्ट रिस्क। तो साहब ये आपकी रिस्क के बारे में आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए। अब प्रश्न आता है इसके बाद में, ये आपकी तैयारी होगी। अब तैयारी के बाद में और क्या क्या आप तैयार करेंगे, तो आप देखिए मैंने जॉब प्रोफाइल बता दी, मैंने कंपनी के बारे में बता दिया। अब आते हैं पर्सनल डाटा। देखिए आपके बाद, इसके बाद में आपसे पर्सनल डाटा पूछे जाते हैं। तो आप पर्सनल डाटा का मतलब है कि आपके प्रश्न कहां होंगे, फैमिली के बारे में हो सकते हैं, आपके एरिया के बारे में, आपके एरिया के बारे में और फैमिली के बारे में। तो ये भी आप तैयार करके जाए। आप कैसे इंट्रोडक्शन देंगे ये भी आप तैयार करके जाए। जो बोलना है पहले से तैयार रखिए, इसका अभ्यास करें। अब प्रश्न आता है जब इंटरव्यू होता है तो आप में क्या देखा जाता है, क्या देखते हैं हम इंटरव्यू में। तो साहब सबसे पहला इंटरव्यू में आप जब एंटर होते हैं, आप जब एंटर होते हैं उसी वक्त हमारा निगाह पड़ती है आपके फेस पर। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप एंटर हुए आप स्माइल के साथ, स्माइल 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 सबसे इंपॉर्टेंट काम है। मुस्कुराहट बहुत अच्छे अच्छे काम करा देती है साहब, क्योंकि आपकी इमेज जब मुस्कुराहट वाली होगी, इसका मतलब आपको ऊपर जो उनकी वहां इमेज जो पहुंचती है आपकी, वो अच्छे इंसान के बारे में, अच्छे पर्सनैलिटी के बारे में पहुंचती है। तो आप स्माइल करके एंटर करें। उसके बाद स्माइल के बाद कीप योर कॉन्फिडेंस। देखिए प्रश्न आना नहीं आना कोई जरूरी है कि आपको 10 प्रश्न पूछें, उसमें हो सकता है एक प्रश्न नहीं आए। ऐसा प्रश्न हो गया जो आपने कभी सुना नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हताश हो जाए। आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए।
आपको एक प्रश्न को अगर नहीं आता है तो बोल दिए सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। आपका आंसर यही है। गलत मत बोलिए। कभी भी इंटरव्यू लेने वालों से कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, वो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और इसलिए आपको सही आता है तो बोलिए और नहीं तो सॉरी कर दीजिए। इसके नेगेटिव नंबर नहीं होते। हाँ, अगर आप टाइम लगाते हैं, आपको नहीं भी आ रहा है आपको, और आप ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, इधर नीचे देख रहे हैं, साइड में देख रहे हैं, भैया न ऊपर से कुछ आएगा न नीचे से कुछ आएगा, आप सीधे अपना टाइम खराब क्यों करते? कॉन्फिडेंस इसी बात का है कि कितना आराम से और कितने कॉन्फिडेंस से आप आंसर देते हैं। नहीं आते हैं वो भी कॉन्फिडेंस से बोले। सेकंड चीज होती है इंटरव्यू में कम्युनिकेशन। दोस्तों, कई लोगों की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, बहुत पढ़ जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। कम्युनिकेशन वो चीज है जो संक्षिप्त में चुने हुए शब्दों में प्रिसाइजली जो आंसर दे, शॉर्ट आंसर्स में आप आंसर देना सीखे और जो आप बोले अगले वाले के समझ में आ जाए। इसलिए मैं कहता हूं कॉन्फिडेंस के साथ साथ कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन में दो चीज है, एक जो है आप बोलते हैं वो लैंग्वेज, और दूसरा है आपके बॉडी जेस्चर्स। बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप जानते हैं हम लोग इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, उसमें ये सारे चीजों का अभ्यास कराते हैं, हम डेवलप करते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन ये आपका, इसके साथ आपकी लैंग्वेज। अब यहां एक प्रश्न आता है, साहब अंग्रेजी में बोले या हिंदी में बोले? नॉर्थ में ये प्रॉब्लम है, साहब अंग्रेजी में फ्लुएंटली नहीं बोल पाते। दोस्तों, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप अंग्रेजी में ही बोलो। आपको हिंदी में कंफर्टेबल है, हिंदी में बोलो। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में बोलिए। भाषा वो होती है वो जो आप बोल सकते हैं आराम से, अगले वाले को समझ में आ जाए। इसलिए आप कम्युनिकेशन में ये मत सोचे कि आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज का ही यूज करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि आप मिक्स बोले तो बहुत अच्छी बात है। तो कई चीजों की अंग्रेजी है उसकी हिंदी बराबर वो ही नहीं होती है। और हो सकता है इंटरव्यू लेने वाले में, क्योंकि ये नेशनल लेवल की कंपनी है, हो सकता है इंटरव्यू लेने वाला किसी दूसरे एरिया का हो, उसको आपको समझाना पड़ेगा। तो कुछ शब्द तो बोलो, कुछ वर्ड्स तो बोलो, आप मिक्स बोलो। तो साहब कम्युनिकेशन के बाद में फिर आपकी नॉलेज की टेस्टिंग होती है जो मैंने आपको पढ़ाया, और वो है आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज। फाइनेंस अकाउंट में आपने सीए किया तो सीए में जितने भी आते, तो आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज में मैंने बता दिया। एक तो आपको आपका बैलेंस शीट बता दी, ये पहले आपको कवर कर सकता। इसमें आपके प्रिंसिपल्स बता दिए, और एएस बता दिए। ये आपको तैयार में हम लोग कराते हैं तैयार। इसके बाद में आपको कंपनी एक्ट पढ़ना जरूरी है। कंपनी एक्ट 2013 का पढ़ना, और लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या कहें कंपनी एक्ट के, वो पढ़ना। इसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़नी जरूरी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आप जानते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिस्टेड कंपनियों पर तो बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का हित का रक्षा करनी पड़ती है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, यू हैव टू फॉलो दोज पॉलिसीज, you have to be transparent with the shareholders, stakeholders. That is corporate governance. तो corporate governance, the CSR, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद आपको जो है फिर जो है आपका अकाउंट्स में रेशियोज आ सकते हैं। बैलेंस शीट में आपके रेशियोज मैंने बता दिए, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में, वो जिसकी आपने इतने साल पढ़ाई की है, वो तो आपको आना ही चाहिए। तो साहब
ये आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते वो नॉलेज में आते। एक नॉलेज और है जिसमें एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कोल्स, कोल मिनिस्ट्री कौन है? तो आप जानते हैं पीयूष गोयल के पास में मिनिस्ट्री है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि और कोई मिनिस्टर पूछा जाए, आपका एरिया का कोई एमपी पूछा जाए, ये जनरल क्वेश्चन है। आपके एरिया के बारे में पूछा जा सकता है, आप कहां से हैं, वहां कोई प्रोमिनेंट व्यक्ति हो उसके बारे में पूछा है, वहां पर कोई प्रोमिनेंट प्रोडक्ट हो वहां पूछा है, कोई रिफाइनरी हो, कोई माइनिंग के माइंस हो उसके बारे में पूछा सर। तो आपके एरिया के बारे में आपसे पूछा सकता है, एरिया के बारे में, ये नॉलेज में आएगा। अब आते हैं साहब, एक प्रश्न आता है एटीट्यूड। ध्यान रखिए, इंटरव्यू लेने वाले आपके एटीट्यूड को देखते हैं। आप कहोगे साहब इसका कोई क्वेश्चन होता है क्या? हो सकता है, कोई सिचुएशन का क्वेश्चन हो सकता है। मजदूरों ने हड़ताल कर दी, उसके बारे में बताओ। मजदूरों ने हड़ताल करी, उसके बारे में कैसे डील करोगे, इस प्रकार का क्वेश्चन आता। एक मजदूर गिर गया माइनिंग में, माइन करते थे, बताओ क्या करोगे। तो सिचुएशन के क्वेश्चन हैं, वो हो सकता है। अकाउंट्स में जरूर हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन हैं। आपके पास फंड्स नहीं है, आप क्या करोगे? आपके पास इमरजेंसी फंड्स नहीं है, आप इमरजेंसी है, फंड्स की कहां से लाओगे? तो आपकी सिचुएशन के क्वेश्चन जो है उनको आपके पूछा जा सकता है। अब प्रश्न आता है साहब, एक क्वेश्चन होता है जो आपका शॉर्ट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आपकी कौन कौन सी क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। दोस्तों, आप इसको अच्छी तरह तैयार करें। आप अपना डाटा देखिए, उसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ निकल के आएगी। हो सकता है आपके बहुत अच्छे मार्क्स, हो सकता है आपने सिंगल अटैम्प्ट में सीए किया है, आपने हो सकता है आपने सिंगल अटैम्प्ट में आईपीसी किया है। बहुत सारी स्ट्रेंथ आपके डाटा में निकल गया है, उनको आपकी स्ट्रेंथ बनाइए। कम्युनिकेशन में भी योर स्ट्रेंथ, पेशेंस में भी योर स्ट्रेंथ, कमिटमेंट में भी योर स्ट्रेंथ। जैसे आपने एक अटैम्प्ट में कर लिया, वो कमिटमेंट आपका स्ट्रेंथ हो गई। तो अपनी स्ट्रेंथ को आप जॉट डाउन करिए और ये पहले तैयार करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जहां पूछा जाता है आपके पास सटीक से जवाब है, इसका कॉन्फिडेंस से जवाब दिए। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस में बच्चे कई बार अटक जाते हैं, क्योंकि अपनी कमजोरी किसी को याद नहीं होती। कमजोरियां बहुत होती है, हर एक में होती है, पर क्या कमजोरी है ये पता नहीं है, बड़ी विडंबना है। तो दोस्तों, क्या क्या कमजोरी हो सकता है? आप लिटिल बिट इमोशनल हो सकता है आप अंग्रेजी में फ्लुएंट नहीं हो, और नहीं तो हो सकता है आप स्वीट आपकी वीकनेस है, मिठाई खाना वीकनेस, स्विमिंग आप में नहीं आती है, वीकनेस है। तो कोई जरूरी कि वीकनेस पूछिए, कोई जरूरी है कि आपको सब्जेक्ट की वीकनेस बताओ, कोई भी वीकनेस हो सकती है। आपसे ये थोड़ी पूछा है कि आपकी ऑफिशियल वीकनेस क्या है, आपसे ये पूछा है वीकनेस क्या है। तो वीकनेस तो कोई भी हो सकता है। तो ये साहब वीकनेस के बाद में, और एक क्वेश्चन बाद में आता है, विजन क्या है। दोस्तों, विजन का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, 5 साल में क्या, 10 साल में क्या, 20 साल में क्या, और जब रिटायर हो तो क्या आपका विजन है। तो विजन आपका क्या होगा? वो चीज जो आखिरी एंड तक पहुंचना चाहते हैं, वो आपका विजन है। और वो विजन है आपका कि एक अच्छा इंसान बनना, जिसका नाम हो, ऐसे पद पे आप पहुंचे जहां आपका नाम हो। यू मस्ट मे रीच, you may aspire for reaching a senior most position in the organization, so that you can have the name in the society. That is your vision. Everybody has that vision. तो कृपया अपना विजन तैयार करें। तो मैंने आज इस वीडियो में आपको बेसिक चीजें बताई। आप जानते हैं ये वीडियो जो होते हैं एक इंफॉर्मेटरी होते हैं, ये प्रीलिमिनरी चीजें इसमें बताई जाती हैं। अब प्रश्न आता है, आप अगर हमारे पास ज्वाइन करते हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं। अब कहीं पर भी हो, कहीं से भी हो, आप हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमने अपने ये नंबर दिए हैं, बेवाल क्लासेस, और ये नंबर आपको हमने दिए, आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर ये वीडियो जा रहा है, आप देखेंगे।
ऐसे पिछले भी बहुत सारे वीडियो देखे जा सकते हैं, बल्कि मॉक इंटरव्यू, प्रैक्टिकल इंटरव्यूज उनके भी वीडियो डाले, वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बड़ा एक प्रश्न पूछा मैं इसलिए कि साहब है इसमें भी 10 नंबर का इंटरव्यू है, इसकी तैयारी करें या नहीं करें? जहां कम नंबर के इंटरव्यू है वहां ज्यादा रिस्क है। यहां का 1 नंबर ऊपर नीचे कर सकता है आपको। 10 नंबर में 3 आएंगे, 10 नंबर में 5 आएंगे, 5 2 नंबर से आपको बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा। जहां नंबर ज्यादा होते हैं, 100 नंबर का इंटरव्यू, वहां पर रिस्क कम होती है। जहां कम नंबर के इंटरव्यू बॉस, वहां पर आपकी रिस्क ज्यादा होती है। और इसलिए इंटरव्यू की तैयारी करनी ही चाहिए। मेरा यह मानना है कि अगर कोई सैनिक है और बिना हथियार के, बिना तैयारी के अगर सीमा पे जाएगा तो वह सफलता नहीं आएगी, हो सकता है वो मर के आए। दोस्तों, इसलिए तैयारी करके जाए। तैयारी चाहे कहीं भी करें, चाहे हमारे पास करें या कहीं भी करें, लेकिन तैयारी जरूर करें, ये मेरा मानना है। तो ये मैंने आपको आज जो चीजें बताई हैं, इसमें आपसे मेरी जो है एक चीज और मैं आपको करना चाहता हूं। देखिए, आप जितना अभ्यास करेंगे, पढ़ना अलग है, अभ्यास करना, अध्ययन और अभ्यास दोनों चीजें जीवन साथ साथ चलनी चाहिए। केवल मात्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, और अभ्यास, और हम वो काम करते हैं, हम बार बार वही चीज बुलवाते हैं आपको, बहुत सारे मॉक करते हैं। जब तक इंटरव्यू होते हैं तब तक हम आपको ये मॉक करवाएंगे। और इसलिए मेरा ये मानना कि अगर आपके पास, ध्यान रखिए, एक इच्छा से सब कुछ नहीं बदल सकता, एक निर्णय से कुछ मिलता है, लेकिन एक निश्चय जरूरी है। और आप एक निश्चय करें कि ये पोस्ट आपको लेनी है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें 3 में से 1 है। इसका मतलब 2 आउट होंगे, 3 में से 1 है, कंपटीशन वही है। और इसलिए कम मार्क्स के इंटरव्यू में रिस्क ज्यादा है। और इसलिए आप अधिक से अधिक प्रयास करिए, अभ्यास करिए, कहीं भी करिए, हमारे पास करें, उसके लिए हम आपके लिए तैयार हैं। धन्यवाद। आप देखिए, इस वीडियो को देखिए, अपने साथियों को बोलिए वो देखें और हमको अप्रोच करें। थैंक यू।